हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं लोकी सीरीज के सारे एपिसोड्स के रिकेप के बारे में। बेसिकली ये सीजन 1 का रिकेप है, जिस रिकेप में मैंने लोकी के पूरे 6 एपिसोड्स को कवर किया है, वो भी पूरे एंड तक। यानी कि वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर है, जिस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए, अब वीडियो ज्यादा बड़ी है, इसके टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं स्टोरी के रिकेप पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो लोकी के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है दी एवेंजर्स के साल 2012 की टाइमलाइन से, जिस टाइमलाइन में हम लोकी को टेस्रेक्ट के साथ मंगोलियन के गोबी डेजर्ट में टेलीपोर्ट होता हुआ देखते हैं, जहां पर कुछ ही देर रहने के बाद टीवीए वाले भी पहुंच गए, जो लोकी को टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने की वजह से सीधे टीवीए के हेडक्वार्टर ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो इस जगह को रीसेट करते हैं ताकि कोई भी निशान या सबूत पीछे ना छूट जाए। जिसके बाद लोकी ठीक उतना ही कंफ्यूज है जितने हम कि असल में ये टीवीए वाले है कौन और उससे चाहते क्या है, जिसके लिए वो उनसे लड़ने तक के लिए रेडी होता है। लेकिन हंटर B-15 के आगे वो टिक नहीं पाता और हंटर B-15 उसे एक ऐसे स्लो मोशन में फंसाती है ताकि लोकी को काफी आसानी से कैप्चर कर लिया जाए और उसके गले में एक लू का बेल्ट भी डाल दिया जाए, जिससे वो भाग नहीं सका। खैर, तो फिर से आते हैं टीवीए पर, जहाँ पर काउंटर पर ही लोकी के टेस्रेक्ट को एक अननोन शख्स को दे दिया गया। जिसके बाद वहाँ पर जबरदस्ती लोकी के यूनिफॉर्म यानी कि उसके आइकॉनिक ड्रेस को भी हटाकर उसे वहाँ के वेरिएंट का ड्रेस दे दिया गया। उसके बाद कई सारे पेपर वर्क को करते हुए लोकी सीधे सुनवाई के लिए आगे बढ़ा, वो भी अपने ऑरा के फोटो को खिंचवाकर कि वो सच में ह्यूमन ही है, ना कि कोई रोबोट या फिर एआई की फैसिलिटी से बनाया गया एक इंटेलिजेंट। और फिर उसके बाद हमें टीवीए के बारे में समझाया जाता है कि सदियों पहले टाइमलाइन का केओस हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी टाइमलाइन प्रॉपर टाइम में नहीं थी। जिसके बाद टाइम कीपर्स आए और उन्होंने इस टाइम को समझा और फिर क्या टाइमलाइन को उसकी प्रॉपर टाइमलाइन में लाकर रख दिया, जिसकी वजह से लोकी जैसे बंदे अगर टाइमलाइन में छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि वो लोग इवेंट बदलने की कोशिश करते हैं, तो टीवीए वाले वहाँ पर पहुंचकर उस शख्स को टाइमलाइन से मिटा देते हैं। लेकिन उससे पहले उन पर ट्रायल चलाया जाता है और अगर उसमें वो लोग गिल्टी निकले, यानी कि उन्होंने जानबूझकर ये चीज की है, तो ही उन्हें रीसेट किया जाता है। जिन पूरी की पूरी डिटेल्स का इंट्रोडक्शन मिस मिनट का कैरेक्टर हमें यहाँ पर देता है, जो कि टीवीए की एक काफी स्मार्ट एआई है, जो वहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि अगर टाइमलाइन में काफी बड़ी छेड़छाड़ की गई तो नेक्सस के इवेंट बन सकते हैं, यानी कि काफी खतरनाक टाइमलाइन, जिसे बाद में ठीक बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और टाइम कीपर फिलहाल तो उसी का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिनसे किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं, सिवाय रवोना रेंसलर के कैरेक्टर के। और बाकी बचे वेरिएंट्स अगर टीवीए में आकर किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, तो उन्हें सुनवाई के पहले ही इरेज कर दिया जाता है, जैसा हम इस सीन में होते हुए देखते हैं। जिसके बाद हमें ईयर 1549 में मॉर्बिस का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो वहाँ पर टीवीए के कुछ गार्ड्स के मरने के बाद पहुंचा है, ताकि ये चेक कर सके कि ये सब कुछ कर कौन रहा है और क्यों वो टीवीए के गार्ड से रीसेट चार्जर को चुरा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका मकसद है क्या। और फिर वहाँ पर मॉर्बिस की नजर एक बच्ची पर पड़ती है, जो उन्हें यही हिंट देती है कि हमलावर डेविल जैसा दिख रहा था, जिसने उस बच्ची को एक काफी अलग टाइमलाइन के बबल गम भी दिए। और फिर टीवीए का एक एजेंट वहाँ पर मेन टाइमलाइन के लोकी की फाइल लेकर आता है, जिसे देखकर मॉर्बिस सीधे उस लोकी के केस पर पहुंच जाता है, यानी कि उसकी सुनवाई पर, जिस सुनवाई में लोकी अपना सारा का सारा ब्लेम अवेंजर्स पर डालता है, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ तक कि उस टाइमलाइन में लोकी को ये भी पता था कि उस वक्त जिस सिचुएशन से वो भागा, वहाँ पर दो टोनी स्टार्क थे, यानी कि टाइम ट्रैवलिंग अवेंजर्स ने किया था, लोकी ने बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर रवोना लोकी को ये भी समझाती है कि अवेंजर्स ने जो कुछ भी किया है वो टाइमलाइन में होना ही था, लेकिन लोकी का भागना बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद लोकी को सुनवाई पसंद नहीं आती और वो वहाँ पर अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है। जिसके बाद रवोना उसे ये भी समझाती है कि टीवीए में किसी भी तरीके की पावर्स वर्क नहीं करती। जिसके बाद रवोना लोकी को रीसेट करने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन मॉर्बिस के वहाँ पहुँचने से लोकी का रीसेट रुक जाता है और मॉर्बिस उसे अपने मकसद के लिए ले जाता है, जिस इंटरोगेशन रूम में लोकी को उसका पास दिखाकर यही बताया जाता है कि लोकी कभी भी जीत नहीं सकता और ना ही एसगार्ड का राजा बन सकता है। इसके अलावा हमें कोल फिल्सन की डेथ दिखाकर यही कंफर्म किया जाता है कि वो कैरेक्टर ऑफिशियली एमसीयू की टाइमलाइन में मर गया है और लोकी ही एमसीयू के यूनिवर्स का डीबी कूपर है, जिसने प्लेन को हाईजेक किया था और उड़ती प्लेन से ही पैसे को लेकर सीधे एसगार्ड फरार हो गया था। लेकिन लोकी को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो खुद को अब भी गॉड ही समझता है, जिसे वो लोग किसी न किसी तरीके के इल्यूजन में फंसाकर बस बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ तक कि मॉर्बिस उसे उसकी माँ की डेथ तक दिखाता है, जिसका जिम्मेदार मॉर्बिस ने लोकी को ही बताया है कि ना वो डार्क एल्फ को रास्ता बताता और ना ही उसकी माँ की डेथ होती। लेकिन लोकी तो लोकी है, जो टीवीए के जाल में फंसने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर इमोशनल होकर मॉर्बिस से टाइम का डिवाइस छीन लेता है, ताकि उस बेल्ट की वजह से उसे एक ही लूप में टाइम में फंसा कर ना रखा जाए। और दूसरी तरफ मॉर्बिस हंटर B-15 से जाकर आर्ग्यू कर रहा है, जो नहीं चाहती
चाहती कि लोकी इस केस में उनकी मदद करे, क्योंकि दूसरे उस शख्स ने यानी कि उस डेविल ने कुछ और TVA के गार्ड्स को भी मार दिया है। दूसरी तरफ लोकी वहाँ से सीधे भागकर उसी TVA के एजेंट्स के पास पहुँचता है जिसके पास टेस्रेक्ट रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पहुंचकर लोकी ये देखता है कि TVA में इन्फिनिटी स्टोन्स भी रखे हुए हैं जो यहाँ पर सिर्फ पेपर वेट्स के काम आते हैं। इसके अलावा लोकी ये तक नोटिस करता है कि TVA उसकी सोच से काफी ज्यादा परे और हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो सीधे उसी इंटरोगेशन रूम में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर मॉर्बिस के साथ वो पहले बैठा था, और वहाँ बैठकर लोकी अपना पूरा फ्यूचर देख लेता है, यहाँ तक कि खुद की डेथ भी। जिसके बाद वो मॉर्बिस का साथ देने के लिए रेडी है और फिर मॉर्बिस उससे बताता है कि उसे TVA में मदद खुद ही को पकड़ने की करनी है। यानी कि लोकी का दूसरा वर्जन जो उस बच्ची के अकॉर्डिंग डेविल है वही TVA के एजेंट्स को मारकर उनसे रीसेट का डिवाइस चुरा रहा है। और इसके पहले हम लोकी को हंटर B-15 से फाइट करता हुआ तक देखते हैं, जिस फाइट के दौरान लोकी अपने टाइम लूप के डिवाइस को निकालकर हंटर B-15 को पिला देता है और उसे टाइम लूप में फंसा देता है। और फिर क्या, ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। और बात जाए दूसरे एपिसोड पर, तो दूसरे एपिसोड में हम मिनटमैन्स यानी कि TVA के गार्ड्स को 1985 की टाइमलाइन में देखते हैं, जहां पर वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं वेरिएंट की, यानी कि लोकी के दूसरे वर्जन की। लेकिन ये एक तरीके का ट्रैप होता है, जिस ट्रैप में सारे के सारे TVA के गार्ड्स फंस जाते हैं और लोकी उनमें से एक गार्ड C-20 को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसी से सारे गार्ड्स को खत्म करवाकर उसे वहाँ से अपनी टाइमलाइन में ले जाती है, यानी कि अननोन टाइमलाइन में। जिसके बाद हमें TVA का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर लोकी अब TVA के साथ मिलकर काम कर रहा है, यानी कि खुद ही के वर्जन को पकड़ने में। ये प्लान मॉर्बिस का है, जिसके लिए अब लोकी को TVA के बारे में भी काफी कुछ जानना होगा, जिसकी जानकारी वो मिस मिनट से लेता है और बाकी बची फाइल्स को पढ़कर, जिसमें एक मैगजीन जेट्स की भी होती है जो मॉर्बिस की है। और फिर उन्हें हिंट मिलता है कि जितने भी TVA के गार्ड्स लोकी के वेरिएंट को पकड़ने के लिए गए थे वो सभी मिसिंग है, और फिर वो सभी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सीधे उस टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले मॉर्बिस वहाँ पर लोकी के बाकी दूसरे वर्जन का भी इंट्रोडक्शन करवाता है, वो भी काफी क्विक, जिसे आप स्क्रीन पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद लोकी वहाँ पर पहुंचकर TVA के किसी भी गार्ड्स को काम करने नहीं देता, बल्कि वो उन सबको अपनी ही बातों में फंसाता है ताकि मॉर्बिस उसके जाल में फंसकर उसे सीधे टाइम कीपर्स के पास ले जाए। लेकिन एंड टाइम पर मॉर्बिस लोकी की इस चाल को समझ लेता है और बाकी गार्ड्स को बोलकर उस टाइमलाइन को रीसेट करवा देता है। और इसी बीच लोकी के सवाल ये भी होते हैं कि TVA के पास टाइम ट्रेवलिंग का कंट्रोल है, तो वो लोग उस टाइमलाइन में जाकर टाइम को क्यों नहीं ठीक करते, जिस टाइम को ठीक कर लोकी के दूसरे वर्जन को पकड़ा जा सकता है। लेकिन मॉर्बिस उसे सिंपली जवाब देता है यही कहकर कि ऐसा करने पर एक और अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, जो फिलहाल तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। और अब लोकी की इस हरकत से रावोना और टाइम कीपर्स बहुत ही ज्यादा नाराज है, जो नहीं चाहते कि लोकी अब और आगे TVA के साथ मिलकर काम करे। लेकिन मॉर्बिस जैसे तैसे कर रावोना को मना लेता है, क्योंकि इस लोकी के वर्जन के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है जो इस केस को सॉल्व करने में उनकी मदद करेगा। और रावोना मॉर्बिस की उस बात को मानकर उसे फिर से एक और मौका देती है, यानी कि उन दोनों को। जिसके बाद मॉर्बिस अपना गुस्सा जाकर लोकी पर निकालता है और उसे केस की फाइल को स्टडी करने के लिए दे देता है, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करे और बस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करे। लेकिन लोकी वहाँ पर फिर से अपना दिमाग चलाकर लाइब्रेरियन के पास जाता है और उससे TVA की डिटेल्स मांगता है, जो वो खड़ूस सी औरत उसे नहीं देती, बल्कि फिर से उसे लोकी की ही फाइल दे देती है, ताकि वो पढ़कर जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व करे। और फिर क्या, वो लाइब्रेरियन उसे उसी की फाइल दे देती है, जिसे पढ़ते वक्त लोकी को एसगार्ड के रैग्नारोक के इवेंट का पता चलता है, जिसे पढ़कर उसे दुख भी होता है। लेकिन साथ ही साथ उसे ये हिंट भी मिल जाता है कि टाइमलाइन में वो दूसरे वर्जन का लोकी कहाँ पर छुप रहा है। और वो इसका आइडिया लेकर जब मॉर्बिस के पास जाता है, तो पहले मॉर्बिस उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन लोकी जैसे तैसे कर उसे अपनी बातों में फंसाता है और सीधे टाइम से ट्रेवल कर वो दोनों पॉम्पी के इवेंट पहुंच जाते हैं, जहां पर वॉल्केनो के माउंटेन के फटने की वजह से शहर के सारे लोग मारे गए थे। और लोकी वहां पर पहुंचकर मॉर्बिस को यही पॉइंट समझाता है कि अगर एपोक्लिप्स की टाइमलाइन में कोई भी शख्स जाकर छुपेगा तो टाइमलाइन में बदलाव नहीं होंगे। और लोकी का वो प्लान पूरी तरीके से वर्क भी करता है, जिस आइडिया को सुनकर मॉर्बिस और वो दोनों सीधे एपोक्लिप्स के इवेंट को स्टडी करने के लिए पहुंच जाते हैं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि लोकी का दूसरा वर्जन छुपा कहाँ है। लेकिन ये रिसर्च उन दोनों को इतना बोर करती है कि वो लोग रिलैक्स करने के लिए TVA के बाकी रेस्ट रूम में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच डिस्कशन होती है और लोकी उसे समझाता है कि TVA जो वो सोचता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मॉर्बिस उसका आंसर देते हुए ये बात क्लियर करता है कि TVA में होना उसके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि TVA के आगे दुनिया है ही नहीं, और लोकी को भी ये बात मान लेनी चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर मॉर्बिस के जेट्स की का भी जिक्र होता
बताता है जो इवेंट मॉर्बियस के दिमाग में है और उससे वो मोमेंट काफी ज्यादा पसंद भी है। और फिर यहाँ पर मॉर्बियस के दिमाग में उसी बच्ची की बात भी याद आती है जिससे उसने बबल गम लिया था और फिर उसी की डेट को पकड़कर वो लोग कुछ इवेंट्स को ढूंढते हैं, यानी कि एपोक्लिप्स के इवेंट को, जिनमें से किसी न किसी टाइमलाइन में लोकी का दूसरा वर्जन छुपा होगा। और ये बाजी लोकी मारकर निकालता है जिसका ईयर 2050 का है और जगह है रॉकस्कॉट मॉल, जहाँ पर खाने पीने की भी चीजें भरी पड़ी है। तो ये जगह लोकी के दूसरे वर्जन को छुपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिस जगह पर जाने के लिए पहले तो रवोना उसे बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती, लेकिन बाद में वो उसकी बातों को मानते हुए हंटर B-15 और उसके लोगों को उसके साथ भेज देती है। जिस मॉल के अंदर एंटर करने से पहले ही हंटर B-15 लोकी को अपने साथ कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मॉर्बियस और लोकी जोड़ी बनाकर रखे। लेकिन उनके अंदर आने से पहले ही लोकी के दूसरे वर्जन ने कैमरे की मदद से उन सभी को देख लिया था, यानी वो अपने प्लान में पूरी तरीके से रेडी है कि अब उसे आगे करना क्या है, बस उसे चाहिए तो थोड़ा टाइम। और हम वहाँ पर C-20 को भी देखते हैं जो बस एक ही तरीके की बात रिपीट कर रही है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा वहाँ पर मॉल में कई सारे लोग भी हैं जो लोग वहाँ पर डर के मारे छुप कर बैठे हैं, लेकिन TVA के लोग वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं करते, जो चीज मॉर्बियस भी नोटिस करता है। जिसके बाद लोकी का दूसरा वर्जन हंटर B-15 को खुद के कंट्रोल में लेता है और लोकी से बातचीत कर उसका टाइम वेस्ट करता है, जिसमें लोकी उसे यही कहता है कि वो उससे टीम अप कर ले और वो दोनों मिलकर अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लोकी के दूसरे वर्जन का मकसद सिर्फ और सिर्फ TVA को डिस्ट्रॉय करना है। लोकी का मकसद टाइम कीपर्स को मारकर उनकी जगह पर बैठकर TVA में राज करना। लेकिन वो लोकी इस प्लान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है, जिस प्लानिंग को हम उसी मॉल में देखते हैं, जिस मॉल में उस दूसरे लोकी ने सारे के सारे रीसेट डिवाइस को अलग अलग टाइमलाइन में लगाकर सेट कर दिया है, जो टाइम होते ही अलग अलग टाइमलाइन की इवेंट में पहुंचकर उन टाइमलाइन को रीसेट करते हैं, जिसकी वजह से TVA की टाइमलाइन में कई सारी अलग अलग टाइमलाइन बन जाती है और TVA हाई अलर्ट पर चला जाता है और सारे के सारे गार्ड उस टाइमलाइन को ठीक करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ लोकी अपने ही वर्जन को सामने आने के लिए कहता है, जो बाद में उसके सामने आती है और हमें पता चलता है कि वो एक फीमेल लोकी है, जो कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर टाइम टैप की मदद से खुद को कहीं और ही पोर्टल करवा लेती है और लोकी भी उसके पीछे चला जाता है, वो भी तब जब मॉर्बियस उसे रुकने के लिए कहता है। और ये एपिसोड यानी कि सेकंड एपिसोड यहीं पर क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होता है कि असल में वो दोनों गए कहाँ। और फिर आते हैं तीसरे एपिसोड पे, जिसकी शुरुआत में हम C-20 के कैरेक्टर को देखते हैं जो फीमेल लोकी के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि फीमेल लोकी C-20 को अपने जाल में फंसाकर उससे टाइम कीपर्स की लोकेशन पता कर रही है, जो उसे मिल भी जाती है। और अब उस लोकेशन को लेकर फीमेल लोकी सीधे पहुंच जाती है TVA के हेडक्वार्टर, जिस हेडक्वार्टर में उस सोने के एलिवेटर की मदद से वो सीधे टाइम कीपर्स के पास पहुंचेगी, उन्हें मार देगी। लेकिन रास्ते में उसे TVA के कुछ गार्ड्स मिलते हैं जिन पर वो अपने मैजिक को यूज करती है, लेकिन TVA में उसका मैजिक काम नहीं करता और मजबूरन उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर आना पड़ता है। जिसके बाद दूसरे वर्जन का भी लोकी वहाँ पर पहुँचता है और इससे सिर्फ और सिर्फ लेडी लोकी का टाइम ही बर्बाद होता है, जिसका मौका देखकर वहाँ पर रवोना भी पहुँच जाती है TVA के गार्ड्स के साथ। जिसके बाद फीमेल लोकी के दूसरे वर्जन को मारने की बात करती है और रवोना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मौका देखकर लोकी वहाँ पर टाइम टैप की मदद से अलग ही टाइम की पोर्टल ओपन करता है और वो दोनों किसी अलग ही टाइमलाइन में पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके पहले लोकी हंटर B-15 के लॉकर से अपने डैगर्स को भी ले लेता है, क्योंकि उसी की मदद से वो बाद में फीमेल लोकी से फाइट भी करता है। और अब वो दोनों 2077 की टाइमलाइन में फंसे हैं और जगह है लेमेटिस प्लेनेट का मून, जिस चांद से लेमेटिस प्लेनेट टकराने वाला है। और ये एपोक्लिप्स इस टाइमलाइन का सबसे खतरनाक एपोक्लिप्स था, जहाँ से फीमेल लोकी भागने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम पैड की चार्जिंग नहीं होती, जिसे चार्ज करने के लिए उन्हें काफी सारी पावर्स चाहिए। और फिर क्या वो दोनों मिलकर पहले तो थोड़ा आर्ग्यू करते हैं और इसी बीच लोकी टाइम पैड को अपने इल्यूजन की मदद से अपने पास छुपा देता है, ताकि फीमेल लोकी उसे छोड़कर अकेले यहाँ से ना निकल जाए। और इसी बीच फीमेल लोकी को अपना असली नाम बताती है, जो उसने खुद रखा है सेल्वी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर काफी अच्छे पावर सोर्स को ढूंढते हैं, जिसके लिए तो पहले उन्हें एक बूढ़ी औरत का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें एक रॉकेट की लोकेशन देती है जहाँ पर ढेर सारा पावर होगा। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उन्हें ट्रेन पकड़नी होगी, जिस ट्रेन की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन लोकी वहाँ पर फिर से अपनी इल्यूजन की मदद से सेल्वी को कैदी बनाता है और खुद को वहाँ का गार्ड। जिसके बाद सेल्वी वहाँ के एक गार्ड को अपनी पावर की मदद से, यानी कि माइंड की पावर की मदद से अपने कंट्रोल में लेती है और उस ट्रेन में चढ़ जाती है। जिस ट्रेन में चढ़ने के बाद लोकी पूरा बेफिक्र हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठे कुछ लोगों की नजर में भी आता है। और इस बीच सेल्वी सो गई थी, जिसके पहले उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई थी एस्गार्ड को लेकर, जिसमें से सेल्वी ने एस्गार्ड को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया ही नहीं था और न ही उसे उसके पिता और माँ ने पाला है। लेकिन लोकी यहाँ पर अपनी माँ की बात करता है और सेल्वी को ये भी बताता है कि उसने इल्यूजन उसकी माँ से ही सीखा है। और फिर उसके बाद ट्रेन के गार्ड्स आते हैं और उन दोनों को पकड़कर सीधे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से टाइम पैड डिस्ट्रॉय हो गया और उनके जाने की उम्मीद
जीत भी। लेकिन लोकी यहाँ पर फिर से बैठकर अब उस रॉकेट पर जाने का प्लान बनाता है और सेल्वी उसका साथ देने के लिए रेडी भी हो जाती है, क्योंकि इस प्लेनेट पर आर्क का वो रॉकेट उसी मून के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे अगर वो लोग लेकर निकलेंगे तो टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए ये प्लान सेल्वी को पसंद आया है। लेकिन अब उन लोगों के पास वक्त बहुत कम है, जिस बीच सेल्वी C-20 की यही डिटेल देती है कि C-20 की यादों में जब वो घुसी थी वो उसकी असली यादें थी, जिसे उसने बस ढूंढकर उसके दिमाग से निकाला था। जिससे लोकी को ये पता चल जाता है कि TVA में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो असल में सभी के सभी वेरिएंट्स है, ना कि टाइम कीपर्स के बनाए गए वो लोग जो TVA की रक्षा करते हैं। यानी कहीं ना कहीं TVA में घपला चल रहा है। और फिर उसके बाद वो लोग अपने फुल प्रूफ प्लान के साथ उस सिटी में आर्क को हाईजैक करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन टाइम उनके हाथ से निकल जाता है और आर्क उनके सामने ही पूरी तरीके से दूसरे प्लेनेट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और देखते ही देखते उन दोनों की फिर से उम्मीद खत्म हो गई, जिससे अब उनको सामना करते हुए या तो इस प्लेनेट पर बैठकर मरना है या फिर किसी को आकर बचाने का वेट करना है, जिसका पता हमें सीधे इसके अगले एपिसोड में चलता है, यानी कि एपिसोड नंबर 4 में। तो 4th एपिसोड की शुरुआत में ही हम सेल्वी के वर्जन के एसगार्ड को देखते हैं, जिस टाइमलाइन में सेल्वी काफी छोटी थी और वहाँ पर उसे रवोना रेंसलेयर पकड़ने के लिए आती है, जो सीधे उसे पता नहीं किस जुर्म में पकड़कर TVA ले जाती है और उस पर ट्रायल भी चलवाती है। लेकिन इसी बीच छोटी सेल्वी मौका देखती है और सेल्वी के टाइम पैड को लेकर सीधे TVA की टाइमलाइन से निकलकर भाग जाती है। और ऐसे ही कर सेल्वी ने पता किया कि टाइमलाइन में कैसे छुपा जाता है, क्योंकि TVA के गार्ड्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे जिस भी टाइमलाइन में छोटी सेल्वी जा रही थी। और फिर प्रेजेंट की टाइमलाइन में हम रवोना को टाइम कीपर से मिलते हुए देखते हैं, जो बिल्कुल भी खुश नहीं है और जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहते हैं। लेकिन मॉर्बियस यहाँ पर C-20 की रिपोर्ट जानने में लगा हुआ होता है, जिसकी अपडेट रवोना उसे यही देती है कि C-20 आने के साथ में ही पागल हो गई थी और उसे रीसेट करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये बात मॉर्बियस को अजीब लगती है, जिसके बारे में वो आगे और पता करेगा। और दूसरी तरफ हम कैसिमियर प्लेनेट पर दोनों लोकी को आखिरी उम्मीद के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जिस टाइमलाइन में फीमेल लोकी यानी कि सेल्वी लोकी को अपने पास के बारे में बताती है कि कैसे उसे TVA ने उस जुर्म के लिए पकड़ा जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं। यानी कि सेल्वी की हिम्मत यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुकी है। लेकिन मेन टाइमलाइन का लोकी उसे हौसला देते हुए यही कहता है कि ऐसी ही टूटी हुई हिम्मत उन्हें एक लोकी बनाता है, जो किसी भी सिचुएशन से निकलकर भागने में कामयाब रहते हैं। जिससे इम्प्रेस होकर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और TVA को मिलता है एपोक्लिप्स की टाइमलाइन में बना हुआ एक अलग ही टाइमलाइन, जो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब दोनों लोकी ने मिलकर ये पॉसिबल कर दिया है। यानी कि प्यार की उम्मीद कहीं ना कहीं लोकी के दिल में जगी है सेल्वी के लिए। जिसके बाद TVA वाले उन दोनों को पकड़कर सीधे TVA ले आते हैं, जहाँ पर इन दोनों को अलग अलग रखा जाता है और मॉर्बियस अपना बदला निकालने के लिए लोकी को टाइम प्रिजन में भेज देता है, जहाँ जाने से पहले लोकी उसे यही कहता है कि TVA झूठ है और वो सभी असली वेरिएंट है TVA के, जिस बात पर मॉर्बियस को भरोसा नहीं है। और लोकी की टाइम प्रिजन पर आ जाए तो लोकी की मुलाकात वहाँ पर लेडी स्विफ्ट से होती है, जिसके बाल उसने काट दिए थे और उसके चलते वो बार बार टाइम लूप में उसे आकर मारती रहती, जिससे तंग आकर लोकी बाद में यही कहता है कि वो ये सब कुछ खुद का अटेंशन ग्रैब करवाने के लिए करता था। जिसके बाद लेडी सिर्फ उसे मारना रोक देती है और उसे यही कहती है कि वो उम्र भर अकेला रहेगा। लेकिन इसी बीच मॉर्बियस रवोना के पास भी जाता है और उससे सेल्वी से इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मांगता है, जो रवोना उससे बिल्कुल भी नहीं देती। और बाहर की तरफ हंटर B-15 पूरी तरीके से सोच में डूबी हुई है, क्योंकि जब उसे पहले सेल्वी ने माइंड कंट्रोल में लिया था तो वो अपनी किसी यादों में रुक गई थी, जो याद अब उसके दिमाग से नहीं निकल रही। इसलिए इसका जवाब वो सेल्वी से जानना चाहती है, लेकिन इसके पहले वो मॉर्बियस से भी मिलती है और उससे पूछती है कि लोकी ने उससे क्या कहा। मॉर्बियस उससे बताता है कि लोकी ने उससे यही कहा कि TVA झूठा है और वो सभी वेरिएंट है। और इस बात को पक्का करने के लिए हंटर B-15 सीधे सेल्वी के पास पहुंच जाती है, जिसे वो सीधे टाइमलाइन में उसी रॉकसॉन के इवेंट में ले आती है, जहां पर TVA वाले उन पर नजर नहीं रखेंगे। जिसके बाद सेल्वी उसे एक्सप्लेन करती है कि उसने सिर्फ उसे उसी की यादें दिखाई है, जिससे उसने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी। और हंटर B-15 उसे फिर से अपनी यादें दिखाने के लिए कहती है, जो हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन उन मेमोरी से हंटर B-15 अब सेल्वी के साथ हो गई है। बस वो वेट कर रही है सेल्वी के कमांड का। दूसरी तरफ मॉर्बियस लोकी को टाइम प्रिजन से निकालकर उससे इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये सब कुछ कब से चल रहा था। जिसके बाद लोकी टाइम प्रिजन में ना जाने के डर की वजह से सारा का सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और यही बताता है कि सेल्वी उससे आकर टाइमलाइन में मिली थी और सारा का सारा प्लान लोकी ने ही बनाया था, जिसे वो लोग फॉलो करते हुए TVA को बर्बाद करने वाले थे। जिसके बाद लोकी को जब उसका मकसद मिल जाता तो सेल्वी मरे या जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी बात को पकड़कर मॉर्बियस लोकी को ये अपडेट दे देता है कि उन लोगों ने सेल्वी को रीसेट कर दिया है, जो बात सुनकर लोकी की आंखें भर आती है और मॉर्बियस उसे नोटिस करता है और यही कहता है कि वो सेल्वी के प्यार में पड़ गया है, यानी कि लोकी को खुद से ही प्यार हो गया। और फिर लोकी गुस्से में आकर उसे फिर से वही सारी की सारी डिटेल देता है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दी कि TVA में सभी वेरिएंट्स हैं। और मॉर्बियस कहीं ना कहीं उसकी इस बात को बिल्कुल पकड़कर बैठ गया है, जिसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाता है और फिर से रवोना के पास जाता है, जो पार्टी करने के मूड
मूड में है, लेकिन मॉर्बिस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे C20 के बारे में जानना है। और रावोना फिर से उसे वही झूठ कहती है कि C20 को रीसेट कर दिया गया है क्योंकि वो पागल हो गई थी, और इसका पता अगर टीवी में बाकी दूसरे लोगों को लगता तो वो सब भी डर जाते। इसलिए अब उन दोनों को ये बात को भूलकर पार्टी करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने लोकी के इस पूरे की पूरी टाइमलाइन की गड़बड़ को ठीक कर दिया है। लेकिन मॉर्बिस वहाँ पर मौका देखकर रावोना का टाइम पैड चुरा लेता है और वहाँ से सीधे लाइब्रेरी जाकर रावोना का टाइम पैड निकालता है और उसमें सारा का सारा सच C20 से रिलेटेड देख लेता है कि C20 की याददाश्त वापस आ गई थी, जिसके खतरे को देखकर रावोना ने उसे रीसेट कर दिया। और अब मॉर्बिस पूरी तरीके से लोकी की बात पर यकीन करता है, जो अब भी टाइम प्रिजन में फंसा हुआ है, जहाँ पर फंसकर वो क्या करता है उसकी भी डिटेल में आपको दे चुका हूँ। जिसके बाद मॉर्बिस उसे लेकर सीधे TVA को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलता है, लेकिन रावोना बाहर TVA के गार्ड्स के साथ उसका वेट कर रही होती है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक गार्ड्स को सीधे ऑर्डर दे देती है मॉर्बिस को रीसेट करने का, और देखते ही देखते मॉर्बिस लोकी के सामने रीसेट हो जाता है, जिसका अफसोस अब लोकी को भी है। और उसके बाद रावोना उन सभी को लेकर सीधे टाइम कीपर्स के पास चली जाती है, वो भी बिल्कुल अकेले, क्योंकि अब उसके पास टाइम लूप का रिमोट है, जिस डिवाइस की मदद से वो उन दोनों को कंट्रोल में रखेगी। और फिर हमारे सामने MCU के यूनिवर्स के टाइम कीपर्स को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर उन दोनों को सजा सुनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन कुछ हो उससे पहले ही वहाँ पर हंटर V20 आ जाती है और सेल्वी को उसकी शॉट दे देती है। जिसके बाद हम वहाँ पर फाइटिंग सीक्वेंस को देखते हैं, जिस फाइट में एक एक कर वो तीनों टाइम कीपर्स के गार्ड्स को हरा देते हैं और सेल्वी रावोना को। जिसके बाद लोकी सेल्वी की शॉट जो फाइट के दौरान सेल्वी ने उसे दी थी वो फिर से सेल्वी को दे देता है, ताकि वो जाकर अपना बदला टाइम कीपर से ले ले। और सेल्वी हमारे सामने ही टाइम कीपर्स के एक मेंबर के सर को धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो तीनों टाइम कीपर्स रोबोट है, जिन्हें कोई दूसरा ही ऑपरेट कर रहा है। कौन, उसका सच बताया नहीं गया, जिस बात से सेल्वी को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन लोकी उसे वहाँ पर रुकाकर अपनी दिल की बात कहने ही वाला होता है कि रावोना उठकर लोकी को रीसेट कर देती है और हंटर B15 बेहोश हो गई है, जिसका पता हमें अगले एपिसोड में चल जाता है। और सेल्वी यहाँ पर रावोना को पकड़ लेती है और उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। इसके बाद इसी एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिस टाइमलाइन में हम लोकी को जिंदा और सही सलामत देखते हैं, जिसके सामने लोकी के और दूसरे 4 वर्जन खड़े हुए हैं, जो लोकी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, वरना लोकी सच में मारा जाएगा। और फिर क्या, ये 4th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अब 5th एपिसोड पर आ जाए तो 5th एपिसोड में हम लोकी को किड लोकी के यूनिवर्स में देखते हैं, जिस टाइमलाइन में बेसिकली टीवी वाले उन सारी की सारी चीजें लोकी के उन वर्जन्स को भेजते हैं जिन्हें TVA में रीसेट कर दिया जाता है। बेसिकली ये TVA का डंपिंग ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में सारे के सारे लोकी और आए हुए वेरिएंट्स को मारने का काम यहाँ का जायंट डार्क फोर्स एलॉयड करता है, और उसी से यहाँ पर बचे कुछ लोकी खुद को छुपा रहे हैं। और ये बात वहाँ पर खड़े हुए 4 लोकी को समझाते हैं, जिनमें से किड लोकी है, दूसरा क्लासिक लोकी, तीसरा बोस्टफुल लोकी और चौथा है एलिगेटर लोकी। दूसरी तरफ TVA में रावोना सेल्वी को बताती है कि उसे भी नहीं पता कि इन सब के पीछे है कौन, लेकिन वो भी जानना चाहती है, और अगर दोनों टीम अप करेंगे तो इसका पता उन दोनों को जल्दी चल जाएगा। जिसके बाद मिस मिनट को बुलाकर वो बेसिकली सेल्वी का टाइम वेस्ट करती है और उसे बताती है कि लोकी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और वो TVA की 0 की टाइमलाइन में छुपा हुआ है, जहाँ से सबकी शुरुआत होती है। और सेल्वी समझ जाती है कि वहाँ पहुँचकर वो शख्स तक पहुँच सकती है जो TVA को चला रहा है। लेकिन अब वहाँ पर पहुँचने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, रावोना उसे बेवकूफ बनाती है, जिसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सेल्वी खुद ही को रीसेट कर लेती है, जो बात रावोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इससे सेल्वी अपने मकसद के और करीब पहुंच गई है। और अब उसे जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि इन सब के पीछे यानी कि टीवी के पीछे है कौन और इसे चला कौन रहा है। दूसरी तरफ किड लोकी के यूनिवर्स में बाकी लोकी उसे किंग इसलिए मानते हैं क्योंकि किड लोकी ने अपनी टाइमलाइन में थॉर को मार दिया है, जिसकी वजह से वो अकेला हो गया है। और बाकी दूसरे लोकी का भी हाल कुछ वैसा ही है, यानी कि क्लासिक लोकी का, जिसने अपने भाई को मारा तो नहीं था, लेकिन वो किसी और ही प्लेनेट पर जाकर रह रहा था, वो भी बिल्कुल अकेले। पर बाद में उसे अपनी तन्हाई का एहसास हुआ, तब TVA वाले उसे पकड़कर यहाँ ले आए और अब वो TVA के डंपिंग ग्राउंड में बस फंसा हुआ है, जो बाकी दूसरे सभी लोकी से काफी ज्यादा पावरफुल भी है। बाकी बॉसफुल लोकी तो फेकू है, जिसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। जिसके बाद मेन टाइमलाइन का लोकी उन सभी को एक साथ होकर एलॉयड को मारने की बात करता है, ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन सभी लोकी उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद लोकी खुद ही अकेले अपने मिशन पर निकल पड़ता है, लेकिन ग्राउंड के डोर की तरफ ही लोकी के और बाकी दूसरे वर्जन भी मेन टाइमलाइन के लोकी को अंदर ट्रैप कर लेते हैं बाकी दूसरे लोकीज के साथ। इसी बीच हमें रॉक थॉर का ईस्टर एग भी देखने मिलता है और थैनोस के हेलीकॉप्टर का भी। खैर तो वो सारे के सारे लोकी थ्रोन के लिए लड़ रहे हैं, जिनमें से प्रेसिडेंट लोकी खुद को प्रेसिडेंट का दावेदार बताता है। जिसके बाद सारे लोकी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और बॉसफुल लोकी किड लोकी को पकड़कर प्रेसिडेंट लोकी से यही कहता है कि वो राजा बनने का हकदार है। और फिर क्या, उन सभी के बीच फाइट शुरू होती है और मौका देखकर एलिगेटर लोकी प्रेसिडेंट लोकी का हाथ खा लेता है, जिसे यहाँ पड़ोसी की बिल्ली को खाने की वजह से लाया गया था। उसके बाद किंग लोकी पोर्टल क्रिएट करता है, जिस पोर्टल से एलिगेटर, किड, क्लासिक और मेन टाइमलाइन का लोकी निकल
कर बाहर आ जाते हैं और यही कहते हैं कि उनकी किस्मत में अकेले ही रहना लिखा है। जिसके बाद वो लोग लोकी की मदद करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि वो लोग एलॉयड से फाइट करने में उसकी मदद नहीं बल्कि उसे वहाँ तक पहुँचाने में उसकी मदद करेंगे। और दूसरी तरफ हम सेल्वी को इस टाइमलाइन में आता हुआ देखते हैं, जिसके बाद एलॉयड उसके पीछे लग जाता है और फिर क्या मॉर्बियस उसे वहाँ पर पिज्जा कार की मदद से बचा लेता है और वो दोनों फिर से कहीं ना जाते हुए फिर से एलॉयड के पास निकल पड़ते हैं, क्योंकि सेल्वी का प्लान एलॉयड को मारकर यानी कि उसके दिमाग को कंट्रोल कर उस गेट पर जाना है जिसे एलॉयड गार्ड कर रहा है। दूसरी तरफ हमें एलॉयड की पावर दिखाई जाती है, जिसे खड़े रहकर चारों लोकी देख रहे थे। एलॉयड देखते ही देखते एक आए हुए बैटल के शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मेन टाइमलाइन का लोकी डर गया है, जिसके बाद वहाँ पर सेल्वी भी आ जाती है मॉर्बियस के साथ और फिर लोकी सेल्वी के पास जाता है और उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद लोकी बाकी तीनों लोकी से भी उसका इंट्रोडक्शन करवाता है, जिसे देखकर मॉर्बियस भी इम्प्रेस हो गया है और फिर सेल्वी लोकी के प्लान को सुनकर उसके प्लान को घटिया कहती है और अपना प्लान लोकी को समझा देती है कि उन्हें एक्चुअल में करना क्या है। और दूसरी तरफ हम रवोना को टीवीए के मेन हॉल में आता हुआ देखते हैं, जहां वो गार्ड्स को हटाकर एक सीक्रेट रूम को खोलती है, जिसमें हम हंटर B-15 को जिंदा और सही सलामत देखते हैं, जिससे वो यही पता लगा रही है कि सेल्वी का प्लान है क्या। जिसके बाद हंटर B-15 उसे यही बताती है कि सेल्वी बस टाइम कीपर्स को ढूंढकर उसे मारना चाहती है। और फिर एक मौका रवोना को मिल चुका है मिस मिनट से ये पता लगवाने का कि टीवीए को किसने बनाया है और उससे वो जल्द से जल्द मिलना चाहती है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और कमांड मिलते ही मिस मिनट अपने काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ हम लोकी और सेल्वी को बातचीत के दौरान और भी करीब आता हुआ देखते हैं, जिसमें सेल्वी बस लोकी का ट्रस्ट ही चाहती है, जो लोकी देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि उसे देगा। और दूसरी तरफ मॉर्बियस लोकी के बाकी 3 वर्जन से बैठकर बातें कर रहा है, जिसमें पहले तो उसे एलिगेटर लोकी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में वो मान लेता है कि लोकी तो लोकी है और लोगों को अपनी बातों में फंसाने में ही वो एक्सपर्ट है। डेफिनेटली एलिगेटर लोकी लोकी ही है। जिसके बाद वो सभी एलॉयड से वॉर के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसमें सेल्वी के पास टाइम पैड भी है और वो टाइम पैड लोकी को देती है ताकि वो लोग इसकी मदद से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये मिशन सिर्फ और सिर्फ सेल्वी का है, बाकी दूसरे लोकीज का नहीं। लेकिन किंग लोकी, किड और एलिगेटर लोकी इस टाइमलाइन से जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास अब जाने के लिए कुछ बचा नहीं। दूसरी तरफ मॉर्बियस टाइम पैड लेकर सीधे टीवीए में सभी को आगाह करने के लिए चला जाता है और लोकी यहाँ पर रुककर सेल्वी की मदद करने की ठान चुका है। लेकिन पहले उन्हें एलॉयड का ध्यान भटकाने के लिए टीवीए की तरफ से किसी रीसेट किए गए सामान को आने का वेट करना है, जिसके लिए उनके पास अब टाइम नहीं। इसलिए लोकी डिसाइड करता है कि वो एलॉयड का ध्यान भटकाएगा उस ड्रैगर से जो उसे किड लोकी ने दिया है और सेल्वी उसके माइंड पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जैसा उसने यहाँ पर आते वक्त किया था। लेकिन ये प्लान भी इतना वर्क नहीं करता, क्योंकि एलॉयड हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन किंग लोकी वहाँ पर उनकी मदद के लिए आता है और अपनी पावर से पूरा का पूरा एसगार्ड बनाता है, जिसे देखकर एलॉयड पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इन दोनों को मौका मिलता है अपनी पावर्स को एक साथ यूज करने का, जो पावर लोकी को यूज करनी नहीं आती। लेकिन सेल्वी के रहते वो इस ट्रिक को भी सीख लेता है और वो दोनों एलॉयड के माइंड में घुसने में कामयाब होते हैं। लेकिन इससे पहले एलॉयड किंग लोकी को मार देता है, जिसने अपना सैक्रिफाइस छुपने की बजाय उसका सामना कर दिया। दूसरी तरफ सेल्वी और लोकी की मंजिल एलॉयड के हटने के बाद उनके सामने है, जो कि एक कासल है, जिस कासल में कौन है उसका पता हमें सीधे इसके अगले एपिसोड में ही चलता है, यानी कि एपिसोड नंबर 6 में। तो अब आते हैं लोकी के 6th एपिसोड पर, जिस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सेल्वी और लोकी शून्य के पास के उस कैसल पर पहुंच गए हैं, जहां पहुंचकर सेल्वी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और यही सोचती है कि वो अंदर जाकर करेगी क्या। लोकी उसे अपनी बातों से उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सेल्वी उसे चुप करा देती है और फिर से अपने प्लान के बारे में सोचने लगती है कि अचानक से ही दरवाजा खुल जाता है और जब सेल्वी और लोकी जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो उनके सामने मिस मिनट आती है, जो एक हिसाब से उस शख्स का पैगाम लेकर आई है जो इन दोनों लोकी से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ है और बदले में मिस मिनट उन्हें रिवॉर्ड भी देती है। रिवॉर्ड में वो मेन टाइमलाइन की लोकी को यही कहती है कि वो जो चाहे वो उसे मिल सकता है, जैसे कि एसगार्ड पर राज, अवेंजर्स की जंग या फिर थैनोस को मारना, वो सब कुछ उसका हो सकता है, जिस टाइमलाइन में उसे कभी भी कोई भी टीवीए वाला आकर नहीं पकड़ेगा। ऐसा ही कुछ सेल्वी के साथ भी किया जाएगा, क्योंकि उन दोनों को ऑफर एक साथ एक ही टाइमलाइन में रहने का दिया गया है, जिससे वो दोनों अपनी जिंदगी काफी हंसी खुशी बिता सकते हैं और टीवीए ऐसा ही चलता रहेगा। उसी के साथ साथ मिस मिनट वहाँ पर उस शख्स का नाम भी बताती है, जो कि है ही हू रिमेन्स, जो कैरेक्टर मार्वल की कॉमिक बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन एमसीयू में उन चीजों को चेंज किया गया है, जिसका पता हमें आगे चल जाता है, क्योंकि वो दोनों मिस मिनट और ही हू रिमेन्स के ऑफर को ठुकरा देते हैं, क्योंकि इन दोनों का मकसद ही हू रिमेन्स को मारकर टीवीए को खत्म करना है, ताकि किसी भी तरीके की टाइमलाइन में बाकी दूसरे किसी भी लोकी को पकड़ा ना जाए। और फिर क्या मिस मिनट वहाँ से उन्हें कांग्रेस कर चली जाती है, वो भी यहाँ से सीधे टीवीए के हेडक्वार्टर रवोना की मदद करने के लिए, जिसने उसे इसके पहले एपिसोड में काम दिया था टीवीए की सारी की सारी कीमती से कीमती जानकारी निकालने का, जो फिलहाल तो उसे ही हू रिमेन्स नहीं देता, क्योंकि मिस मिनट उसी के बोलने पर काम करती है। लेकिन जो फाइल रवोना के लिए भेजी गई है वो उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे पढ़कर उसे उसका मकसद पता चल जाएगा और रवोना ठीक
वैसा ही करती है। और फिर शून्य के उस कैसल में हम देखते हैं टाइम कीपर्स के 4 स्टैचू को, जिनमें से एक स्टैचू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है जो डेफिनेटली ही हू रिमेन्स का है, जिसके तुरंत बाद ही हमें वहाँ पर ही हू रिमेन्स की शक्ल दिखा दी जाती है, जिसे हम इस नाम के अलावा कैंग द कॉन्करर के नाम से भी जानते हैं एमसीयू में। लेकिन ये कैरेक्टर फिलहाल तो वो नहीं है और इसके इस यूनिवर्स में कई सारे नाम भी है, क्योंकि ही हू रिमेन्स इस टाइमलाइन को कई 100 सालों से चला रहा है और उसे आने वाले हर पल का पता है कि दोनों लोग ही उससे क्या चाहते हैं और वो दोनों कब उसे मारेंगे, जिसकी कोशिश वहाँ पर सेल्वी करती है बट बार बार नाकाम होती है। और फिर उन दोनों के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं होता उसकी बातों को सुनने के अलावा, जो उन दोनों का स्वागत बहुत ही खुशी खुशी करता है। जिसके बाद हम टीवीए के हेडक्वार्टर में रवोना को पैकिंग करते हुए देखते हैं, जो कहीं पर जाने वाली है और मॉर्बिस उसे आकर बीच में ही रोक देता है कि वो अब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है। लेकिन रवोना यहाँ पर मॉर्बिस को ही धोखेबाज कहती है जो उसके मकसद के बीच आया, यानी कि रवोना को यही पता लगाना है कि इन सबके पीछे है कौन, लेकिन अब भी वो इन सबसे अनजान है। और दूसरी तरफ मॉर्बिस ने हंटर B-15 को काम दिया है रवोना का सच सभी लोगों को बताने का, जिस काम को हंटर B-15 बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है, क्योंकि हम रवोना को भी इस टाइमलाइन में देखते हैं जो असल में उसी की टाइमलाइन है। और यहाँ पर हंटर B-15 उन्हें रवोना का ही सच दिखाने के लिए लाई है ताकि कोई भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो ना करे। और रवोना ये कोशिश करती है कि गार्ड्स आकर मॉर्बिस को पकड़े। और दूसरी तरफ ही हू रिमेन्स सेल्वी और लोकी को समझा रहा है कि ये सब कुछ उसके हिस्से का प्लान था और उसे ये पता है कि उसे वो दोनों कब मारने की कोशिश करेगी और उनके वार से उसे कैसे बचना है, क्योंकि सेल्वी बार बार ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश करती है और हर बार ऐसे ही फेल होते रहती है। दूसरी तरफ टीवीए में मॉर्बिस और रवोना के बीच अब भी झगड़ा चल रहा है, जिस झगड़े से बचते बचाते रवोना काफी आसानी से टाइम टैप की मदद से पोर्टल ओपन करती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मॉर्बिस को लड़ना नहीं आता। और फिर कैसल में हम देखते हैं ही हू रिमेन्स अपनी ओरिजिन उन दोनों को सुनाता है कि कई 100 साल पहले यानी कि 31st सेंचुरी में ही हू रिमेन्स ने, या फिर कह लो उसके जैसे दिखने वाले दूसरे वर्जन ने जो अर्थ पर रहता था, ये पता लगा लिया कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद ही हू रिमेन्स के बाकी दूसरे वर्जन ने भी, यानी कि अल्टरनेट वर्जन ने जो कि लोकी की ही तरह है, उन्होंने भी एक दूसरे को ढूंढ लिया और उसके बाद उन सभी लोगों ने अपने अपने नॉलेज को एक दूसरे से बांटा। इससे उन लोगों का ज्ञान बढ़ा और साथ ही साथ लालच भी, क्योंकि उनमें से कुछ वेरिएंट्स बाकी दूसरे वेरिएंट्स की सोच से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे। ऐसे में उनके पास ऑप्शन अपनी दुनिया बचाकर बाकी दूसरी दुनिया को नष्ट करने का था और सारे के सारे वेरिएंट्स आपस में ही लड़कर अपनी अपनी टाइमलाइन को बचा रहे थे। जिसके बाद जो सामने उनके बैठा है ही हू रिमेन्स, उससे एलॉयथ मिला, जिसे पहले उसने खुद के कंट्रोल में लिया और फिर टाइमलाइन को एक ही टाइमलाइन में बांध दिया ताकि नेक्सस की टाइमलाइन की क्रिएशन ना हो और दूसरे वेरिएंट्स यानी कि कैंग द कॉन्करर किसी भी टाइमलाइन में आकर उस यूनिवर्स को कॉन्कर ना करे। और ऐसे ही ये टाइमलाइन कई 100 सालों तक चल रही है, जिसकी कहानी हमें इसके पहले एपिसोड में टीवीए के जरिए बताई गई थी। लेकिन उन सब के पीछे टाइम कीपर्स नहीं बल्कि इकलौता ही हू रिमेन्स ही था। लेकिन ये सब कुछ करते करते ही हू रिमेन्स को कई 100 साल हो गए हैं और वो अब इन सबसे थक गया है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी जगह दोनों में से कोई एक संभाल ले, यानी कि ऑप्शन वो खुद को मारने का देता है उन लोगों को, जिसे मारकर वो लोग टाइमलाइन की नेक्सस को फिर से खोल दे और उसके बाकी दूसरे ऐसे वर्जन निकल कर आएंगे जो उसके जैसे नेक दिल के तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और उनका मकसद सिर्फ कॉन्कर करना ही होगा। और लोकी इन बातों से डरता हुआ हमें नजर आता है, लेकिन सेल्वी बिल्कुल भी नहीं, जिसका मकसद अब भी ही हू रिमेन्स को मारना ही है। और लोकी की एक्सप्लेनेशन भी ही हू रिमेन्स वहाँ पर देता है कि उसने लोकी के वेरिएंट्स को चुना था जो आगे चलकर टीवीए को संभालेंगे और उसे मुक्ति देंगे। इसके अलावा ही हू रिमेन्स उन्हें ऑप्शन सीधे सीधे टीवीए संभालने का भी देता है, बाकी टाइमलाइन को वो मैनेज करेगा और वो लोग जाकर बस टीवीए में बैठकर सभी को ऑर्डर्स दे और वो लोग अपना काम करेंगे। ये चीज सेल्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिससे कि सारे के सारे लोग टीवीए में वैसे ही वेरिएंट की तरह अपनी याददाश्त को मिटाकर काम करेंगे और ये चीज लोकी को भी ठीक नहीं लग रही। लेकिन कहीं ना कहीं लोकी ही हू रिमेन्स की बातों पर ट्रस्ट कर रहा है, बट सेल्वी जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसी समय में कुछ अलग सी टाइमलाइन भी क्रिएट होती है जिसे ही हू रिमेन्स महसूस कर लेता है और फिर बाद में वो अपना डिसीजन चेंज करते हुए उन दोनों को यही बताता है कि सब कुछ उनके हाथ है और अब उसे नहीं पता कि उसके खुद का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन अंजाम जो कुछ भी हो बहुत बुरा रहेगा। जिसके बाद सेल्वी सीधे उसे मारने जाती है और लोकी उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है और लोकी बार बार उसे आकर रोकता है और सेल्वी को यही लगता है कि लोकी ही हू रिमेन्स को मारकर उसकी गद्दी पर बैठना चाहता है। जिसके बाद लोकी उसका ट्रस्ट जीतने के लिए अपने डैगर को फेंक देता है और सेल्वी शांत होकर पहले उसे किस करती है, जो कि एक छलावा था, क्योंकि इस वक्त तक वो ही हू रिमेन्स के हाथ के टाइम पैड को ले लेती है, जिसकी मदद से वो पोर्टल ओपन करती है और लोकी को सीधे टीवीए में फेंक देती है और यहाँ उसे मौका मिलता है ही हू रिमेन्स को खत्म करने का, जिसके लिए वो पूरी तरीके से रेडी रहता है और जाने से पहले वो सेल्वी को ये भी कहता है कि अब उसकी मुलाकात जो उससे होगी, यानी कि उसके दूसरे वर्जन से, वो बिल्कुल
भी अच्छी नहीं रहेगी। इसके लिए उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। दूसरी तरफ लोकी का दिल टूटा हुआ है जो इस दर्द से निकलता है और टीवीए में सभी को आगाह करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन हम टीवीए की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टाइमलाइन पूरी तरीके से बिखर चुकी है जिसे अब बिल्कुल भी संभाला नहीं जा सकता। और ही हू रिमेन्स के कैसल में भी हम उस टाइमलाइन की ब्रांच को अलग अलग टाइमलाइन में जाते हुए देखते हैं जो कि सिवाय तबाही की और कुछ नहीं लाएगा। दूसरी तरफ टीवीए में मॉर्बिस और हंटर B-15 इस टाइमलाइन को देखकर बहुत हैरान है जिसे लेकर वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते और पूरे टीवीए में काफी हलचल भी है। जिसके बाद लोकी जैसे ही मॉर्बिस और हंटर B-15 के पास पहुंचता है तो वो उन्हें सब बता देता है कि वो लोग अपनी जर्नी में टाइमलाइन के 0 के पास पहुंच गए थे जहां पहुंचकर उन्होंने बड़ी गलती की ही हू रिमेन्स को मारकर, और अब जो होगा वो उनके बस का नहीं। लेकिन ये बात मॉर्बिस और हंटर B-15 को समझ नहीं आती और ना ही ये कि लोकी किस बारे में बात कर रहा है क्योंकि वो लोग उसे पहचानते तक नहीं। बस उन्हें इतना पता है कि टाइमलाइन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। जिसके बाद लोकी टीवीए में लगे उन टाइम कीपर्स के स्टैचू को देखकर हैरान रहता है क्योंकि उस स्टैचू पर अब सिर्फ और सिर्फ कैंग द कॉन्करर अकेला ही खड़ा है, बाकी और कोई भी नहीं। जिसके बाद ये 6th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ जो लोकी के सीजन 2 की कंफर्मेशन करता है और ऑडियंस को कई सारे क्वेश्चंस के साथ छोड़ जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये एक रिकैप वीडियो है जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लोकी के सभी एपिसोड्स के रिकैप दिए हैं। बाकी एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो और 6th एपिसोड की भी ब्रेकडाउन वीडियो आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी इस रिकैप को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि लोकी का पहला सीजन आपको कितना ज्यादा पसंद आया है। बाकी अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।